नमस्कार। द प्रिंट के इस शो सॉफ्ट कवर में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर हफ्ते नई नई किताबों पर चर्चा करते हैं और उनके लेखकों से रूबरू होते हैं। मैं हूँ फाल्गुनी शर्मा और आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें भारतीय राजनीति और खास तौर से इंदिरा गांधी के दौर की राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आज की जो हमारी किताब है उसका नाम है इंदिरा फाइल्स। ये किताब को प्रभात प्रकाशन ने छापा है और इस किताब के लेखक विष्णु शर्मा। विष्णु, दी प्रिंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे आज इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। पब्लिक जी को नमस्कार, और जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं सबको नमस्कार जी। आज की जो सर हमारी चर्चा है उसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि किताब का जो टाइटल है वो बहुत दिलचस्प है, इंदिरा फाइल्स। तो फाइल्स शब्द जो है वो बहुत आजकल प्रचलन में है। तो आपको क्यों लगा कि किताब का नाम इंदिरा फाइल्स होना चाहिए, और जो वर्तमान दौर की केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उस दौर में आपने इंदिरा के ऊपर किताब क्यों लिखी? देखिए, इंदिरा की इस किताब की शुरुआत हुई थी 2017 में। वहां से नींव पड़ी, क्योंकि 100 साल शायद इंदिरा गांधी को हो रहे थे मेरे ख्याल से। तो उस वक्त हम लोगों ने एक शौक, जब मैं इंडिया न्यूज में था, हम डिजिटल सेक्शन में ही काम कर रहे थे, कुछ स्पेशल वीडियोस मुझे बनाने होते थे वहां पे। तो 100 वीडियोस हमने 100 स्टोरी इंदिरा गांधी पर की। तब वहां पे क्योंकि हम सब लोग इंदिरा गांधी के फैन थे, लौ महिला, उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा, बांग्लादेश को अलग किया, रॉ की स्थापना की, सिक्किम का विलय कराया, सब बचपन से सुनते आ रहे थे। लेकिन वो इतनी रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी बातें पता चली। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक पूरा जो उनका परसोना बना हुआ है वो उसके खिलाफ भी इमरजेंसी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आलोचनात्मक ढंग से लिखी जा सकती हैं, जो जी। आगे राजनीति पत्रकारिता जगत के जितने युवा हैं उनके काम आएंगी, और प्लस ऐसी आम आदमी जो हिस्ट्री को, मैं अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहा जाता है, फेसबुक सोशल मीडिया पे जो आ रहा होता है उसको सच मान लेते हैं, तो उन्हें फैक्ट्स कैसे पता चले, तो एक सरल हिंदी में उस तरह की किताब। और आपने कहा ना फाइल्स क्यों हैं, हम्म। इस पे काफी चर्चा चल रही थी कि कैसे हो, इसका नाम क्या हो, बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे थे। और क्योंकि बुक आलोचनात्मक है, मैं ये पहले से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार जिन्हें आप जानते हैं, जी। सबने लिखा जरूर, गड़बड़ किया, बहुत सारे लोगों पे अब सवाल उठते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बोला कि उनकी बुक है किस बारे में। और इसमें बड़े बड़े मतलब सब शामिल है, इसमें कई नाम शामिल है, उनका नाम मैं बाद में कभी चर्चा के दौरान शायद आ जाएगा। तो लेकिन उन्होंने गड़बड़ियां की, और हमने वो पकड़ी, बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ते हैं। लेकिन इस किताब के साथ क्या था कि आलोचनात्मक है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन मैंने आलोचनात्मक ढंग से किताब लिखी, और उसमें इसलिए फाइल्स शॉर्ट है थोड़ा सा। हम्म। और खाली कश्मीर फाइल्स नहीं, उससे पहले मित्रोगंज फाइल्स की, और इसके लिए मैंने बहुत सारी फाइल्स पढ़ी, बीकेजीबी की, सीआईए की, मार्गरेट थैचर की फाइल्स जो 30 साल बाद रिलीज हुई, विकीलीक्स की बहुत सारी फाइल्स इंदिरा गांधी को लेकर हैं, तो वो सारी पढ़ी भी अच्छे से, उनमें से निकाला और तब जाके किताब लिखी। तो मुझे लगा ये कैची नेम है, टीवी का आदमी हूँ, कैची नेम है कश्मीर फाइल्स की तरह ही इंदिरा फाइल्स की, शॉर्ट नेम है, आसानी से जुबान पे चढ़ जाता है, और अपनी बात भी कहता है। मतलब मैं मुकर नहीं रहा हूँ कि मैंने आलोचना में नहीं लिखी है वो, इसलिए ये मैसेज देना जरूरी है। ये था इस टाइटल का जो भी था। और दूसरा इसमें जो मेरा सवाल था कि वर्तमान दौर में इंदिरा गांधी ही क्यों? देखिए, मैंने इस किताब की भूमिका में भी ये बात लिखा है, इंदिरा गांधी बेसिकली बड़ी चीज को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो है, जैसे हम जैसे युवा जो छोटी छोटी जगहों से निकल के आ रहे हैं। एक नीलेश मिश्रा जी का दो लाइनें हैं कि हर बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे दिल में मेरा छोटा सा शहर रहता है। जी। तो जो छोटी छोटी जगहों से लोग निकल के आ रहे हैं, अलग अलग फील्ड में अपनी पकड़ बना रहे हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? नेपोटिज्म। या वो लोग जिन जो अच्छी फैमिली से हैं और उनके लिए रास्ते खुलते जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो रास्ते खुलते हैं जी। वो रास्ते आपके लिए बंद होते हैं। जी। क्योंकि जैसे लालू यादव पे भी इल्जाम जो लगा कि उन्होंने लैंड फॉर, जो जॉब फॉर लैंड जो भी था, लैंड लिया और रेलवे में जॉब दिया बिना टेस्ट इंटरव्यू के बहुत सारे लोगों के साथ। जी। तो अब जो जॉब गई 1450 की लिस्ट तो उनके घर से मिली, तो वो जो जॉब गई वो किसकी थी? वो हम जैसे युवाओं की थी, जो पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपनी रातें काली कर रहे हैं, पापा ने घर गिरवी रख दिया, उस पैसे से हम लोग कोचिंग का पैसा दे रहे हैं। तो उन लोगों को, उन लोगों की राह में रोड़ा कौन है? वो लोग
जो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के सहारे, खानदान के सहारे कैसे भी बढ़े हैं, और वो लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं जो लोग मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना था कि नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण आजाद भारत में है तो वो इंदिरा गांधी हैं। कैसे उनको बढ़ाया गया, ये मेरा एक चैप्टर है पूरा, नेहरू जी ने कैसे बढ़ाया, और बाकायदा रेफरेंसेस के साथ है। और फिर उसके नुकसान क्या होते हैं। जितना मैं उनका फैन था उतना ही आलोचक भी, अभी भी फैन हूँ और आलोचक दोनों। जी, आप कह रहे हैं क्या क्या नुकसान किए, तो क्या क्या फायदे किए, क्या हम वो भी नहीं गिन सकते थे? नहीं, बिल्कुल, मैंने भूमिका में क्या बल्कि कवर पेज पे ही गिना दिया और आपसे बातचीत में ही गिना दिया कि 71 का युद्ध है, बांग्लादेश का निर्माण, रॉ जैसी एजेंसी बनी, हम्म। सिक्किम का विलय हुआ, ऐसी कई सारी चीजें। मैंने एक वीडियो बनाया था, 5 ऐसी बड़ी चीजें जो इंदिरा गांधी के बिना। अब हम जानते थे कि परमाणु परीक्षण उन्होंने किए, लेकिन जी। जब तक परमाणु फिल्म नहीं आई मुझे भी अंदाजा नहीं था कि अटल जी ने जो किया वो इंदिरा गांधी से बहुत आगे की चीज। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी ने शुरुआत की, दैट्स वाई मेरे जो 5 उपलब्धियों का वीडियो था उसमें वो परमाणु परीक्षण की शुरुआत थी। लेकिन मेरी किताब में आप पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी ने उस दौरान एक इतनी बड़ी गलती, वो अगर हो जाता, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता ऐसा। आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर अटैक देने को तैयार हैं, ये बात आपको पता थी क्या? संसद में, और कार्रवाई में वो सब निकाल दिए गए। ये आप बाहर नहीं छाप सकते, निकाल देने से मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि आप इसको छाप नहीं सकते, और वो अभी भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि बरुआ मॉडल के बारे में बताइए, और आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में कौन जो है वो देवकांत बरुआ हो सकते हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी कौन हो सकते हैं। मैं क्योंकि वर्तमान में जाना नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता कि किसी पे भी मैं वो करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग पार्टियों में वो बरुआ मॉडल है, खाली कांग्रेस में नहीं। और जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि देवकांत बरुआ आसाम से थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर थे अच्छे खासे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया इमरजेंसी के समय में, वही अध्यक्ष थे कांग्रेस के। जी। और डी के बरुआ, देवकांत बरुआ बहुत फेमस है। और जब ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी का जब फैसला आया 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि इनको हटाया जाए, चुनाव में जो अनियमितता हुई उसको लेकर, जगमोहन लाल सिन्हा थे जज उस वक्त, उन्होंने कहा कि इनको हटाया जाए। जी। आदेश दिया जो भी है, और कुछ समय दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो जब फैसला आया, और 6 साल तक शायद बैन भी था, तो ये फैसला आया कि तो संजय गांधी घर पर नहीं थे। वो गुड़गांव वाली अपनी मारुति की जो फैक्ट्री की तैयारी जो चल रही थी मारुति लाने की, उसमें थे। और यहाँ पर जितने नेता जुटे हुए थे उनके घर पर, वो सारे अपनी अपनी जो भी उन्हें आइडिया देना है वो देते रहे। इंदिरा गांधी को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो देवकांत बरुआ को ये मौका अच्छा लगा, उन्होंने एक आइडिया दिया कि मैडम कुछ दिन के लिए आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, मुझे बना दीजिए। जी। इस तरह का कुछ था। जब ये चर्चा चल रही थी तो संजय गांधी अचानक आते हुए घर में आए। जब उन्हें पता चला ये हुआ तो बहुत गुस्सा हुआ इंदिरा गांधी पर, और इंदिरा गांधी को लेकर उन जो उनकी जो गहमा गहमी हुई, और बरुआ से भी हुई अच्छी खासी। तब बरुआ को लगा कि मामला उल्टा पड़ गया है, संजय गांधी ने ये गड़बड़ कर दी है और अब मुझे लगता है मुझे भुगतना पड़ेगा इसका। तो उन्होंने एक नारा दिया बचाव के लिए, इंदिरा इज इंडिया, जी। इंदिरा इज इंडिया। तब से ये नारा आया। उसके बाद जब अटल जी को ये बात पता चली, जेल में थे अटल जी, तो वो कैदी कबीराय के नाम से कविता लिखा करते थे जेल में से। उन्होंने वहां से एक कविता लिखी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लाइनें सुना सकूं। इंदिरा इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, क्या अक्ल घास चरने चली गई, चमचों के सरताज। आगे पूरा उन्होंने लिखा है, मुझे 2 लाइनें मतलब याद थी कि चमचों के सरताज हुआ। तो बरुआ मॉडल बेसिकली बटरिंग मॉडल, हालांकि बाद में बरुआ भी कांग्रेस छोड़ गए थे, वो एक अलग कहानी है। अ, आपने किताब में भिंडरावाले का जिक्र किया है, तो हम मतलब इंदिरा गांधी पे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने भिंडरावाले को शह दी, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ अपनी छवि को बदलने की बहुत कोशिश की। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि अजनाला में अमृतपाल की जो घटना हो रही है उनके समर्थकों द्वारा। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो वर्तमान समय में हम भिंडरावाले का एक दूसरा रूप देख रहे हैं? मैंने फिर कहा कि वर्तमान से आप सारी चीजें जोड़ सकते हैं। इतिहास इसीलिए लिखा जाता है कि हम उससे सबक सीखें। और इसीलिए मैंने ये किताब भी लिखी कि जो कांग्रेस के जितने नेता आ रहे हैं
वो इस किताब को इसलिए पढ़ें कि गलतियां क्या क्या हो गई इंदिरा गांधी पे, वो हमें नहीं करनी आगे, और किन सवालों के हमें जवाब देना है। तो इंदिरा फाइल्स में वो सवाल हैं जो इन पे उठते हैं और इनको जवाब देना है। वैसे ही बाकी पार्टियों के जो नेता हैं वो इन फैक्ट्स को अपने हक में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने भिंडरा वाले की बात की, मैं कह रहा हूँ भिंडरा वाले के साथ साथ भिंडरा वाले को लोगों को पता है, लेकिन कैसे खड़ा किया वो मैंने अपनी किताब में कोशिश की है 5-6 पेज में ही समझाने की फैक्ट्स के साथ, कि कैसे कैसे हुआ, जैल सिंह को कैसे लगाया गया, कैसे एक संगठन खड़ा किया गया, कैसे अर्जुन सिंह नहीं सॉरी परमिंदर जो कौन थे वो अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह भिंडरावाला के घर गए अपने भाई के साथ, उनके बिस्तर पर एक दिन सो के देखा उन्होंने, वो पूरा अपनी किताब में लिखा है उन्होंने। कैसे राजीव गांधी को 2 बार कोशिश की गई भिंडरावाला से मिलाने की, लेकिन वहां जो उस वक्त पंजाब के सीएम थे उनको पता चल जाता था, और वो उनकी आपस की जो राजनीति है ना, सिख राजनीति और कांग्रेस की राजनीति, वो सब आप देखेंगे। कैसे जैल सिंह जिस पे इतना भरोसा करते थे, जैल सिंह पे भी गोली चली वहां पे, और जैल सिंह का भी इन लोगों ने गांधी परिवार ने जासूसी करवाई। कितनी चीजें हैं, कितने फैक्ट्स हैं, जो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आए, ज्ञान वैसा कम हो पर्सनल, और वो उस तरह के फैक्ट्स हो वो जाने, और उसके दुष्परिणाम इंदिरा गांधी ने ही झेले। जो 84 हुआ, ब्लू स्टार हुआ, और एक और जो बड़ा जानने का जरूरत है नाम, वो है साबेक सिंह, जनरल साबेक सिंह। उसको तो कोई ब्लू स्टार में जानता नहीं, राइट हैंड कौन था भिंडरा वाले का, जनरल साबेक सिंह। कौन था वो जनरल साबेक सिंह, मैंने एक चैप्टर लिखा है। उसकी शुरुआत ऐसे ही है कि 71 के युद्ध के 2 हीरो थे इंदिरा गांधी के अलावा, जो उनके 2 राइट हैंड थे। कौन थे वो? एक जिन्होंने रॉ खड़ा किया, काव साहब, उनको सब जानते हैं। दूसरे जनरल साहब एक सिंह। बंदे को इतना सम्मान मिला, उसको छोटी 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 बातों के पीछे उनका कोर्ट मार्शल किया गया। कैसे वो व्यक्ति देश के खिलाफ हुआ, कैसे भिंडरा वाले को इतनी ताकत उसने दिलवाई, हथियार दिलवाया, पाकिस्तान से टाई अप करवाया, वो ट्रेनिंग दी, वो सब जनरल सावेक सिंह का काम था। वो भी मर मर गया था वहीं। खाली भिंडरा वाला, सावेक सिंह, और आप जो अमृतपाल का आपने नाम दिया ना, वही वो गलतियां दोबारा ना करें राजनेता। ये केवल इसलिए है कि अमृतपाल तो जैसे लोग तो तमाम गलतियां करेंगे, तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर से भड़का रहे हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे नेता हैं अलग अलग पार्टीज के, वो ये सोच लें, सबक लें कि वो इतने जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, वो अमृतपाल की तरह की खुले में नहीं इस तरह से बड़े हैं, बल्कि संगठन में उनके अनुशासन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर वो सबक लेंगे तो मेरे ख्याल से देश का भला होगा। तो अमृतपाल से सबक लेने के लिए आप पंजाब सरकार को सबक देना चाहते हैं या केंद्र सरकार को सबक देना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में अमृतपाल पर एक शब्द भी नहीं बोला है। नहीं, ये दोनों को जरूरत है। अभी तो ज्यादा मुश्किल है, तब वो मुश्किल तब होती थी जबकि केंद्र में और वहां पे भी उनकी सरकार होती थी। हालांकि बाद में अकाली ताकतवर होते चले गए, तो अभी ये दोनों अलग हैं। और ऐसे में बीएसएफ ने जो बोला, क्योंकि अब लगातार वर्तमान में आ रहे हैं कि बीएसएफ ने अपना जो दायरा बढ़ाया कि 50 किलोमीटर तक हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, उसको लेकर पंजाब सरकार ने पहले आपत्ति जताई थी। अभी जी। वहां पे चीजें बढ़ रही हैं। कल को आपने देखा होगा कि अमरिंदर सिंह लास्ट टाइम पे जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले आके एक दिन गृह मंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि वहां पे ऐसे तत्व हावी हो रहे हैं। जी। और मैं देखा हूँ भगवंत मान भी उसमें अभी सहयोग कर रहे हैं। तो ये देश को एक रखने के लिए जरूरी है कि अलगाववादी ताकतों का साथ ना दिया जाए, और कोई लापरवाही अपनी आपस की राजनीति में ना की जाए, जिससे कि देश का, देशवासियों का, पंजाबियों का, पंजाब का नुकसान हो। तो ये सबके लिए सलाह है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि उग्रवादी संगठन जो है लिट्टे, उसको शय देने के आरोप इंदिरा गांधी पर लग रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हुई। इस बारे में आपका क्या कहना है? कि ये बाकायदा मतलब ये मुश्किलें आती हैं बहुत सारे लोगों को जो देश के नेता होते हैं। अभी भी इंडिया के सामने दिक्कत है कि वो रूस को सपोर्ट करे या यूक्रेन को सपोर्ट करे। जी। और ये बड़ी चालाकी से ये लोग अभी तक तो संभाले हुए हैं। दोनों तरफ इनका पलड़ा बचा हुआ है, वहां से सस्ता तेल मिल रहा है, अमेरिका से भी इन्होंने अभी हाल ही में एक और टाइप किया है। तो उस तरह की चीजों में दोनों जगह अपने को बैलेंस बनाए हुए हैं। जी। लेकिन जहां ये बैलेंस बिगड़ता है वहां ये दिक्कत होती है। लिट्टे के मामले में भी ऐसा ही था कि ये ठीक है, वहां तमिल जो जनता है बहुत बड़ी मात्रा में रहती है, वो सब भारत से खास लगाव रखते हैं, भारत के तमिलों का, भारत के लोगों का उनसे लगाव है। तो कैसे कैसे उसको बैलेंस किया जाए कि उनके हितों की भी चिंता हो जाए, जी। उसका भी दबाव हो, और ऐसा भी मैसेज ना जाए कि हम श्रीलंका के खिलाफ या उनके हितों के खिलाफ
अपनी जमीन पर आतंकी कैंपों को लगा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं। लेकिन ये गलती हुई, उनके जो भी सलाहकार थे, बाकायदा इंडिया में ऐसे कैंप स्थापित किए गए कि तमाम रिपोर्ट से बाकायदा लिखते की मदद उस तरह प्रभाकरण की गई। आप राजीव गांधी के समय में लीजिए, मैंने एक घटना का उल्लेख किया है कि कैसे राहुल गांधी खुद जब प्रभाकरण को राजीव गांधी ने बुलाया, और कौन लेके आए थे, अभी जो जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी, मोदी जी की सरकार में उस वक्त आईएफएस हुआ करते थे, वो जी। हेलीकॉप्टर में बैठा के जाफना से उनको लेकर आए और वहां से प्लेन से इधर लाए दिल्ली प्रभाकरण को। और प्रभाकरण राजीव गांधी से मिले तो राजीव गांधी ने कहा कि तुम मेरी ब्लड प्रूफ जैकेट ले लो, और राहुल को कहा कि लेके आओ वो जैकेट। राहुल गांधी ने अपने हाथ से प्रभाकरण को जैकेट दी। तो बात ये कि वो शायद सोच रहे हो अच्छा शांति सेना जो भेजने की बात हुई थी, फैसला हुआ था, वो गलत साबित हो गया ना बाद में, कितने हमारे सैनिक मारे गए। तो क्या इन पे चर्चा ना हो? क्या ये सब जनता में डिस्कस हो के लोग भूल जाए? लोग 2 साल की चीज भूल जाते हैं, 2 साल पुरानी, कि उन्हें पता ही नहीं है। इतना वो सोशल मीडिया यहाँ वहां सब में है कि लोग भूल जाते हैं। तो ये किताब इसीलिए है कि बहुत सारे फैक्ट्स जब उन्हें लगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सही नहीं बता रही, जब उन्हें लगे कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आ रही है वो सही नहीं बता रही, जब उन्हें लगे कि कोई पत्रकार भी है, नेता भी है, गलत दावा कर रहा है, तो वो स्कूल जाए, यहाँ रेफरेंसेस के साथ चीजें हैं। ये ठीक है कि मेरा भी झुकाव वो मान सकते हैं कि चलो इस तरफ है उस तरफ है, तो वो रेफरेंसेस के साथ जहां जो मैंने रेफरेंस दिया वहां जाएं, डिटेल से पढ़ें और समझें क्या वाकई में गलती हुई है। मैं उन पे कोई देशद्रोह के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनकी गलतियों की बात कर रहा हूँ, मैं आलोचना कर रहा हूँ कि उन्होंने ये गलत फैसले लिए। तो वैसे ही गलत फैसले हर नेता करता है, तो मैंने उन गलत फैसलों पे फोकस किया है। तो लिट्टे में भी हुए हैं गलत फैसले, उसके मामले में वो देश ने, मैं कह रहा हूँ उस परिवार ने भी भुगता है। राजीव गांधी ने जान देकर अपनी कीमत चुकाई, जी। तो ये भुगता है। इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर नियंत्रण के आरोप लगाए गए और फिल्मी सितारों को अपने पाले में करने का आरोप लगाया गया। उसके अलावा ऐसा क्या हुआ था कि जो जेपी हैं उनके चाचा, वो खुद इंदिरा के खिलाफ खड़े हो गए? ये बिल्कुल 3 अलग अलग चैप्टर हैं मेरी किताब में। जी। कि एक मीडिया पे पूरा चैप्टर है। अब आप सोचिए कि मीडिया के बारे में तो लोगों को इतना पता है, आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में या बायोग्राफी में लिखा है कि उनसे झुकने को कहा गया था मीडिया वालों से, वो रेंगने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे मीडिया वाले झुक गए और रेंगने लगे, जी। ऐसे बहुत सारे थे। एक एड भी शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का है या फिर इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत चर्चा में रहता है कि कैसे उन्होंने एक शादी के कार्ड के हिसाब से विरोध जताया, कैसे उन्होंने ब्लैंक पन्ने छोड़े, वो विरोध जताया, बाद में उनपे भी एक्शन हुआ, कैसे उन्होंने कितनी खबरें दबा दी। रोज एक पूरा कच्चा चिट्ठा जाता था, वो जी। ये तय करते थे कि खबरें क्या छपेंगी क्या नहीं छपेंगी। एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद निखिल चक्रवर्ती या कुछ नाम था, एक पत्रकार थे। उन्होंने एक कार्टून छापा, पता नहीं मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि नहीं, कि एक कार्टून में एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि संजय गांधी ने 5 ही सूत्र क्यों बताए। जैसे इंदिरा गांधी की एक 20 सूत्री योजना थी, जी। तो संजय गांधी ने उसमें 5 आइडिया और दी। जी। तो कार्टून में वो बच्चा पूछ रहा है कि संजय गांधी ने 5 ही सूत्र क्यों बताए, तो बाप कहता है कि बेटा वो 5 तक ही पढ़ा है इसलिए। तो तब भी ये हिम्मत बाकी थी, तब भी ये हिम्मत थी कि लोग आए उतरे, उनकी प्रेस की प्रेस जब्त हो गई, लाइट काट दी गई, और कई लोगों को जेल में ठूस दिया गया। मुझे ध्यान आ रहा है एक मैत्री करके मैगजीन थी, विनोबा भावे के करीबी थे, उनका नाम भूल गया हूँ। उनको, उन्होंने तो आत्महत्या करनी पड़ी, उनकी मैगजीन को जब 40,000 कॉपी जब्त हो गई। इतना सारा हुआ है मीडिया पे, जो जितना कभी न हुआ और शायद हो नहीं सकता जितना इन लोगों ने किया। अब वो इंदिरा गांधी कह सकती है कि मुझे नहीं पता था, तो प्रधानमंत्री रहते हुए सब कुछ पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं। जब आपको ये नहीं पता है तो कैसे देश चलेगा। फिल्मों की बात की आपने, फिल्मों में से मैंने एक चैप्टर पूरा इसलिए लिया है कि कैसे दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, और इमरजेंसी से पहले का लिखा है, कैसे उनका एक छोटा सा केस पड़ गया, नेहरू जी से उन्होंने मदद की, जिक्र किया, तो नेहरू जी ने उनको चुनाव प्रचार में लगा दिया। क्या आपका काम हो गया सेंसर बोर्ड से, अब आप चुनाव प्रचार करिए। सोचिए दिलीप कुमार जैसा व्यक्ति अमेठी में या कहीं रायबरेली में कहीं चुनाव प्रचार के लिए गया, और हवाई पट्टी पे वो उतरता है, वहां पे एक व्यक्ति उसे लेने नहीं आता, और लेने के बाद वो 2 घंटे वहीं पे बैठा रहता है कि कोई तो लेने आएगा। क्यों बुलाया गया? तो संजय गांधी के प्रचार। फाइनली वो कहीं बस में बैठ के करीब 20-25 किलोमीटर कहीं पे, जहाँ उन्हें कार्यालय बताया गया था, वहां पहुंचे, तब
शाम को जाके कोई संजय गांधी की तरफ से बंदा है। ये दिलीप कुमार के साथ हो रहा है कि जाइए आप प्रचार करिए, जाइए आप ये करिए। और देवानंद, देवानंद को तो अपनी पार्टी बनानी पड़ गई थी पूरी। तो ऐसे कई लोग, किशोर कुमार, किशोर कुमार की तो सब जानते हैं। मैंने कोशिश की है कि जिनको जानते हैं वो तो मेंशन करूं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी चीजें बताई जाएं। ऐसा सब लोगों ने झेला। अ, आपने किताब में काउ पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया है। तो काउ पॉलिटिक्स का हम मामला देख रहे हैं हाल फिलहाल में, भरतपुर में जो दो लोगों की, नासिर और जुनैद की हत्या की गई। और वर्तमान समय में गाय को लेकर चर्चाएं जो है वो काफी बढ़ गई हैं, कानून के ऊपर बातें होने लगी हैं। तो क्या आज जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, क्या उसमें इस तरह की काउ पॉलिटिक्स नहीं, तब के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या काउ पॉलिटिक्स नहीं होती है? ठीक है, आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने एक बयान दिया था कि गौरक्षकों के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है वो बंद हो। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप किसी तबके को या किसी को भी सपोर्ट करते हैं, जी। किसी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं या जी। विरोध करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं तो फिर ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनमें कुछ ना कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं जो वो पूरे जो माहौल को, गायक को लेकर क्या है कि अगर आप भारतीय संस्कृति में जाएंगे तो एक खास उसके साथ सम्मान जुड़ा है। तो वो सम्मान नेचुरली, आप जिस किसी भी धर्म के हों, आपके कुछ प्रतीक होते हैं जिनको आप सम्मान करते हैं और आप चाहते हैं कि कम से कम उनका सम्मान किया जाए, अपमान न किया जाए। यहाँ तक सब जायज है और ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी भी धर्म को। गाय के साथ भी यही है। आजादी से पहले के आप फौरन बाद के दंगे देखेंगे जो जहाँ मुस्लिम लीग बनी है, और उसके बाद का जो टाइम है, फिर हिंदू महासभा आई। आपको मालूम है हिंदू महासभा खुलवाने के लिए खुद गांधी जी ने पहल की थी। तो जो उस वक्त जब हिंदू महासभा में गांधी जी ने योगदान दिया, तो तब लोगों को लगा कि वो गांधी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में लोगों को नहीं ये भरोसा होगा कि गांधी जी ने हिंदू महासभा खोली, जिसमें बाद में वीर सावरकर और ये लोग सारे जुड़े, स्वामी श्रद्धानंद थे उस वक्त। तो इन लोगों ने उस वक्त भी गाय या मस्जिद में लाउड स्पीकर वाली बात, या मस्जिद के सामने से कोई धार्मिक जुलूस निकालना, इस तरह की कई सारे इश्यूज हुआ करते थे जिसमें बहुत दंगे हुए, तो वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो इसको लेकर बहुत था कि भाई गाय को लेकर एक केंद्रीय कानून बना दिया जाए। ये चर्चा कई बार हुई। तो 1966 में मैंने ये कोशिश की इसमें बताने की किताब में कि जो हुआ, लोग बड़ा एक घटना हुई थी, इंदिरा गांधी आई थी, कैसे उन्होंने उसको मिसमैनेज कर दिया। क्योंकि होता तो है ही इतना बड़ा 2 साल। आप ये सोचिए कि अगर किसान आंदोलन यहाँ होगा, वो लाल किले पे चढ़ गए और जाने क्या क्या किया, पुलिस वालों को कैसे उन्होंने गिराया, मारा। कई बार ऐसा लगा, और उनके कैंप में एक बंदे को बिल्कुल मार के लटका दिया गया। इतनी चीजें हुई, उसके बावजूद शांति से निपटा ना सब कुछ। सरकार बैकफुट पे आई। सरकार ने काफी दिन कोशिश भी की, लेकिन इतना बड़ा कांड नहीं हुआ जो उस वक्त हो गया था। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की उस काउ पॉलिटिक्स में कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ। फिर ये जिनकी बात कर रहा था, मैत्री पत्रिका थी, वो गाय के लिए ही निकलती थी, जो उस पे उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसी कई सारे, खुद उन्होंने जो गाय बछड़े का जो चुनाव चिन्ह लिया उसको लेकर, तो वो सारी चीजें थी। उनमें आप पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग साधु संतों का वो भी कोशिश करते थे कि चुनावी राजनीति में इस्तेमाल हो सके। और एक चैप्टर पूरा इंदिरा गांधी की श्रद्धा के ऊपर है। उसमें दूसरा चैप्टर लिखा कि उनके जो अपने बिलीफ थे, जहाँ वो मानती थी, आध्यात्म को मानती थी, उनके गुरु थे, योग को मानती थी, योगा के गुरु थे, कई सारे और साधु संतों को मानती थी वो लगातार। लेकिन कई जगह वो अंधविश्वास जैसा हो जाता है। वो मैंने स्पेशली कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। कई जगह वो डर हो जाता है कि एक, जैसे आप लौ महिला कहती हैं, मतलब खाली लड़कियां नहीं, हमारे देश की लड़के भी उन्हें इतने सम्मान के साथ देखते हैं कि बहुत मजबूत थे। लेकिन जब वो खुद बताती हैं कि मैं 1 महीने तक मुझे चुड़ैल सपने में आती रही और मैं सो नहीं पाई, कैसे यकीन करेंगे आप? लेकिन क्या हम इसको बात को छुपा लें, जैसे वो खुद इंटरव्यू में बता रही हैं? पता तो होना चाहिए ना, इससे कम से कम हम जैसे लोगों को ये फायदा मिलता है ये जानने में कि जो हमारे अंदर चल रहा है, डर खौफ, वो उनके अंदर भी चलता था। तो शायद इससे इंस्पिरेशन मिले कि यार वो उभर गई तो हम उभर जाएं। जी। या ये सवाल कि क्या उनकी इस हरकत से फिर मैसेज क्या जाता है। लेकिन वो मेरा मुझे लगता है कि वो जानना चाहिए लोग। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और वो मैंने जोड़ा। उसमें काउ पॉलिटिक्स थोड़ा अलग थी, इसलिए मैंने वो चैप्टर अलग रखा
कि वो होती तो है, हमेशा होती रही है, ये वाली पार्टी भी करती है तो वो वाली पार्टी भी करती जी। है। वो कहीं ना कहीं लोगों की फीलिंग्स जिस जिससे जुड़ी हुई है वो सब पे राजनीति होती है, ये आप सब जानते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि आपने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने बहुत बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया है सरकारों को गिराने के लिए, आई थिंक लगभग 50 बार। तो क्या उस इंदिरा के बाद की सरकारों में ये काम बंद हो गया था? बंद नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत कम हो गया, मैंने डिटेल से दिया है उसमें। मेरे ख्याल से ये जो आपको इतना बताइए। कम है, इतना कम है कि वो 10% भी शायद दूसरी सरकारों ने ना किया हो। एक आध का ज्यादा है, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली फिगर, लेकिन किसी ने 3, किसी ने 5 बार ऐसे यूज किया, बहुत कम यूज किया है। मोदी के भी 8-9 साल होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, 50 बार नहीं है। जब इंदिरा गांधी खुद सत्ता में नहीं थी, यानी खुद उनकी कोई वैसी भूमिका नहीं थी, पार्टी में थी, पार्टी में ही बहुत लेट आई हूँ, तो जब उन्होंने केरल की सरकार गिराने के लिए कैसी जद्दोजहद की, पूरा एक चैप्टर में है, और कहते हैं दुनिया की पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार थी। जी। उसको गिराने ना गिराने के पीछे बहस हो सकती है, लेकिन जो चुन के आई है सरकार, आप सोचो 50 सरकार, मतलब वो कितनी तेजी से सरकारें गिरा रही थी। इसमें एक चैप्टर वो भी है कि तोड़फोड़ की राजनीति की जो शुरुआत थी गोवा में, वो भी उन्होंने की 1980 के बाद है शायद। एक एक भी विधायक नहीं था गोवा में उनका, पूरी सरकार बना ली उन्होंने। तो वो कैसे कर रही थी, उन्हें कोई खौफ नहीं था, किसी की सरकार गिरा देनी है। तब हाई कोर्ट कोई जाता नहीं था, या जाता था तो वहां सुनवाई नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आज अभी कोई सरकार के खिलाफ कोई भी गवर्नर, कोई सुना ही नहीं है हमने, मतलब बहुत दिनों से सुना ही नहीं है कि ये लास्ट शायद महबूबा मुफ्ती सरकार या एक आध रही होंगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ है 356 का यूज, लेकिन बहुत बवाल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया इतना हावी हो जाता है, ये तब नहीं होता। तब तो वो झटके झटके से सरकार गिराती थी कि 7 सरकार बन गई, सातों गिरा दो। ये उस वक्त हुआ था, तुरंत ही मोरारजी देसाई सरकार जब आई थी तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, तब थोड़ा ज्यादा था। लेकिन 50 बहुत ज्यादा है, उनके आधे के भी या चौथाई पे भी शायद ही कोई हो। ये मेरा कहना है। जो इनकी पार्टी के लोगों ने इतनी मेहनत की, सालों जो जुल्म सहे, उसका फायदा इस पीढ़ी को मिल रहा है। ये है, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो छोटी सी चर्चा में नहीं आ सकते। तो हम, फोकस मेरा इंदिरा गांधी पे था कि वो आज की पीढ़ी फैक्ट्स जाने, वो अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करे, अपने हिसाब से उनको काउंटर करें। उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत फैक्ट किया है, वो मेरा काउंटर करें, लिखें, बताएं कि ये हुआ है। लेकिन उनको जानना चाहिए कि कैसे ऊपर पे बैठे लोग जो काम करते हैं। विकीलीक्स की आप कुछ मत करिए, आप करप्शन की बात करते हैं, विकीलीक्स की वो केबल पढ़ लीजिए जो एक अमेरिकी अधिकारी ने लिखी है कि कैसे कितना करप्शन था। मित्रों के फाइल्स पढ़ लीजिए, क्या क्या होता था। तब आप, बिना, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई विचारधारा को सब उठा के रख दीजिए, आप उन फैक्ट्स के थ्रू जाइए, तो क्या हमारा देश ऐसे चल रहा था? कल को हमें ये पता चले कि ये मोदी के टाइम पे भी ऐसा चल रहा था, तो हो सकता है मोदी फाइल्स लिखनी पड़े, लेकिन वो आना तो चाहिए कहीं से। जी। आज की चर्चा को फिलहाल हम यही समाप्त करते हैं। द प्रिंट केस शो सॉफ्ट कवर में हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई किताब और एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए द प्रिंट से जुड़े रहिए। थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों का, आपका।